हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पिछली कक्षा में वो हम लोगों ने जो हमारा समकालीन भारत है उसका चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम लोग का चैप्टर होने वाला है वो वही चैप्टर जो है आज कंटिन्यू होगा। जब पिछले कक्षा में हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था इसको, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध, तो यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था। आज यहीं से हम लोग इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए जो है इसको अब स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एक मिनट रुक जाइए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लूँ ना। अब ठीक है। चलिए दोस्तों, तो देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये क्या है, एक आंदोलन चला गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। बहुउद्देशीय परियोजना मैंने आप लोगों को पिछले कक्षा में बताया था, पिछले वीडियो में, कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो होती हैं, इसका नाम ही देखिए बहुउद्देशीय, मतलब बहु का मतलब एक से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे, और उद्देश्य मतलब उद्देश्य जो आप जानते ही हैं। तो बहुउद्देश्य का मतलब ये होता है कि जिसका एक से ज़्यादा पर्पस हो, ठीक है। वो जो क्या होता है कि उसका अगर एक से ज़्यादा पर्पस है तब वो बहुउद्देशीय है। जैसे कि उसी सिंचाई करना है, उसी से बिजली तैयार करना है, ठीक है, उसी से नौवहन करना है। तो बहुत मतलब कि उसका जो उद्देश्य होता है वो एक से ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है, बहुउद्देशीय। मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था इसको। तो देखिए, इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण होता है। इसका जो विरोध करते हैं वो कौन विरोध करते हैं, जो स्थानीय जो लोग होते हैं, जो जहाँ पे परियोजना बन रही है वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं वो इसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं, मान लीजिए कि आप किसी बहुउद्देशीय आपने परियोजनाएं बनाया, बहुत बड़ा डैम बना दिया और वहाँ पर पानी स्टोर कर दिया। किसी भी कारण से अगर वहाँ पे बाढ़ आ गया तो आसपास की जितनी भी बस्तियाँ हैं वो सारी बस्तियाँ क्या हो जाएंगी, बाढ़ग्रस्त हो जाएंगी, बाढ़ में वो विलीन हो जाएंगी, ठीक है। और यदि बाढ़ नहीं भी आती है और मान लीजिए किसी अगर बारिश हो रही है और किसी कारणवश कैसे भी वहाँ अगर बांध टूट गई तो भी बस्तियाँ बाढ़ से ये हो जाएंगी, बह जाएंगी। दूसरी बात ये होती है कि जब कहीं पे ये बनता है तो वहाँ के आसपास की जो ज़मीनें हैं, ठीक है, वो जलमग्न हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने डैम बना दिया और जहाँ तक डैम बनाया है वहीं तक पानी रहेगा, पानी तो आसपास भी फैलता ही है कुछ ना कुछ, तो आसपास भी पानी फैलेगा तो लोग का ज़मीन जो है, जो वहाँ का स्थानीय लोग हैं उनका ज़मीन भी चला जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिस कारण से जो है जो स्थानीय लोग होते हैं वहाँ रहने वाले, वो लोग इसका विरोध करते हैं। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। यही देश के बेहतर, उसके लिए उनका वो सब कुछ जो है, ज़मीन हो गया, आजीविका हो गया, सब कुर्बान करना पड़ रहा है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, ठीक है। अब जिसके ज़मीन में बन रहा है उसको तो इसका लाभ मिल नहीं रहा है, अगर मिलेगा भी तो भाई लाभ कम है और हानि ज़्यादा है उसको। अगर दूर दराज के लोग जहाँ पे उस डैम से जो नहर निकाल के और वो उनको पानी दिया जा रहा है तो उनके लिए तो अच्छा है, उनके लिए तो अगर वहाँ बाढ़ भी आता है तो वहाँ जल्दी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ बन रहा है उनके लिए अच्छा तो है लेकिन बुरा ज़्यादा है, अच्छा कम है बुरा ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे ही निश्चित रूप से। आगे देखिए, शायद ज़मींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को गाँव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको मिल रहा है, तो ये आप कैसे पता कर सकते हैं, तो ज़मींदार जो आपके गांव के होंगे, ज़मींदार उद्योगपति, उनसे पूछिए, ठीक है, कि भाई गांव के जो भूमिहीन लोग हैं उनसे बात कीजिए कि क्या वे वास्तव में इस परियोजना का लाभ उठा पाते हैं। जहाँ भी परियोजना हो उसके आसपास जाइए
और पूछिए, हम लोग कहीं गांव से हैं तो हम लोग भी जानते हैं कि भाई कि कहीं पे अगर डैम बना हुआ है तो उससे लाभ तो होता है, निश्चित रूप से होता है, उस गांव को भी लाभ होगा, गांव के आसपास के लोगों को भी लाभ होगा। लेकिन बाढ़ की स्थिति में लाभ से ज़्यादा हानि होगा, और गांव वालों जो अगर बिल्कुल बगल में हो तो उसको हानि होना, उसको लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वो ज़मीनें जो है वो जलमग्न रहेंगी हमेशा, और उन पर हमेशा खतरा बना रहेगा, कभी भी बाढ़ आ सकता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंचाई के कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया। जहाँ भी लोगों को सिंचाई की व्यवस्था मिल जाती है तो लोग क्या करते हैं, फसल चेंज कर लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि अब ऐसी फसल लगाएंगे जिसमें कि पानी की ज़रूरत ज़्यादा हो और वो पानी देने के लिए सक्षम है और उससे लाभ ज़्यादा हो। वो ऐसी फसल लगाएंगे जिससे लाभ ज़्यादा है। वो मक्का नहीं उगाएंगे, वो ज्वार बाजरा नहीं उगाएंगे, वो धान उगाएंगे, है ना, धान उगाएंगे, गेहूँ उगाएंगे। ये सब मतलब फैसलें वहाँ की चेंज हो जाती हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर, देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि जैसे कि आप अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं, तो मैंने आपको शायद पहले या दूसरे मैंने वीडियो में आपको बताया था कि कहीं ज़्यादा अगर आप ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं तो वहाँ की मृदा लवणीय होती जाती है, क्योंकि जो उसका खनिज लवण होता है वो पानी के द्वारा मिट्टी के अंदर चला जाता है, गहराई में चला जाता है, और जो उसका लवण होता है, जो नमकीन होता है, नमक वाला जो ये होता है पदार्थ होता है, वो ऊपर आ जाता है। तो उससे मिट्टी क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है और मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। तो यहाँ पे कहा गया कि कुछ अमीर जो भूमि मालिकों को और गरीब भूमिहीनों के सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। देखिए, इसमें यह होता है कि जहाँ पे मान लीजिए सिंचाई का व्यवस्था आ गया बढ़िया से, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे लोग फसल चेंज कर लेंगे, धान वगैरह उगाएंगे, तो फसल उनको ये जो है लाभ ज़्यादा होगा। और धान पे आपको पता है कि MSP मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। जैसे कि आपने गाँव में सुना होगा कि जो धान खरीदी जाती है तो वो जो है MSP में भेजा जाता है, ठीक है। तो जो MSP वाले लोग होते हैं वो धान को ज़्यादा कीमत पे ख़रीदते हैं, तो उससे लोगों को लाभ होता है। लेकिन ये लाभ छोटे किसानों को नहीं होता है, ये लाभ बड़े किसानों को होता है, ठीक है, क्योंकि MSP में जो होता है, जो सरकार अनाज खरीदती है तो उसका जो गोदाम होता है ना, वहाँ गोदाम पे सब सेटिंग होता है। गोदाम के जो लोग होते हैं ना, वो कम अनाज नहीं लेते। अगर आप जाओगे 5 कुंटल 10 कुंटल 20 कुंटल लेके तो नहीं लेंगे, उनको चाहिए 100 कुंटल, और 100 कुंटल माल एक छोटे किसान के पास तो होगा नहीं, वो तो बड़े ज़मींदार के पास ही होगा। तो उसका लाभ ज़मींदार को मिलता है या फिर व्यापारी को मिलता है, जो गाँव से पूरा जो है अनाज तहसील लेते हैं, 100-150 कुंटल कर लेते हैं, फिर वहाँ पर जाके बेच देते हैं, ठीक है। तो उनका लाभ जो है वो बड़े किसानों को ही मिलता है, छोटे किसानों को नहीं मिलता है। तो ये क्या करता है, ऐसे इस चीज़ से क्या होता है कि अमीर गरीब का जो दूरी है, जो क्या कहते हैं, विभिन्नता है अमीर और गरीब की, वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। कोई बहुत अमीर होते जाता है, कोई बहुत गरीब होते जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अगर अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए, ठीक है। क्या बोल रहा है, गुजरात में क्या हुआ, साबरमती बेसिन है ना, वहाँ पे सूखे के जब वहाँ सूखा पड़ा तो नगरीय क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति दिया गया, मतलब शहरी क्षेत्रों में। उससे क्या हो गया कि किसान ये हो गए, मतलब उपद्रव उन्होंने मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप अगर शहरों को ज़्यादा पानी दे दोगे तो फिर गाँव के जो किसान हैं वो अपना फसल कैसे उपजाएंगे, है कि नहीं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। मतलब कि हर राज्य में, अधिकतर राज्यों में, 2 राज्यों में जो है झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे नदियों को जो है जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं इलाके जलमग्न हो रहे हैं, कहीं पे पानी जो से ज़्यादा था तो वहाँ कम हो रहा है। तो इस सब के कारण क्या हो रहा है, 2 राज्यों के बीच जो है झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे गुजरात है और कोई राज्य हो, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में झगड़ा चलता है, कर्नाटक केरल में झगड़ा चलता है नदी को लेकर के। जैसे हम अगर देश की बात करें तो पश्चिम बंगाल और भारत में झगड़ा चलता है नदी को लेकर के, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के। अगर हम और बात करें पाकिस्तान की और भारत की तो उसमें भी झगड़ा चलता है सिंधु सतलज को लेकर के। तो 2 राज्यों के बीच, 2 देशों के बीच भी झगड़ा आम हो गया है नदी को लेकर के, क्योंकि नदी का महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बनाए गए जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई थी। ये देखिए, ये एक समस्या है, ठीक है, जो महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई थी। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल
प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। तो इस तरह से जो परिवर्तन किए जा रहे हैं नदियों में, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो झगड़े हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाए, बढ़ते जा रहे हैं, है ना कि नहीं। अब देखिए हम एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, NGO है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। ये पहले झगड़ा किस चीज़ पे केंद्रित था कि जो यहाँ पे जंगल हैं वो क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं, ठीक है, जंगलों के बाद के पानी में क्या है, डूबने पर झगड़ा स्टार्ट हुआ। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य जो है, आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार के से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। अब वो क्या चाहते हैं कि इस बांध को बनने से जो भी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि कई घरों से होते हुए वो नदी गुजरी, नदी के आसपास के घर वालों, जो आसपास के घर थे वो भी खाली करने पड़े कि भाई बाढ़ से वो बह ना जाए, है ना। तो आप उसको क्या, तो लोग मांग क्या कर रहे हैं कि सरकार जो है उन लोगों को पूरी तरीके से जो है रहने की व्यवस्था करे उनकी, है ना। तो लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। प्रायः रिहंद देखिए इसका ये भाग कहाँ है, यहाँ पे है। वहाँ पे क्या था कि प्रायः रिहंद उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है तो पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। अब देखिए बात वही हो जा रही है यहाँ पे कि बांध जब बना, ठीक है, बांध जब बना तो लोगों ने कुर्बानी दी अपनी, है ना। कुर्बानी का इन द सेंस क्या है, कुर्बानी का मतलब है कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, ठीक है, और उन्होंने ये सोच करके अपना घर छोड़ा कि चलो भाई घर आज छोड़ना पड़ रहा है तो हम लोग को अगर पानी मिलेगा तो हम लोग को उसका फ़ायदा ही होगा, है ना, कि चलो अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन किसानों ने जिन्होंने कुर्बानी दी उन्होंने ये जो सोचा था कि हमें लाभ होगा, उनको वो लाभ मिला नहीं, ठीक है, उनको वो लाभ नहीं मिला। उस तरह से उनको ना ही घर मिल पाया अच्छे तरीके से रहने के लिए, उनकी जो पहले की ज़मीन थे वो भी चली गई। और आपको पता है कि सरकार कम पैसे देती है, यदि प्राइवेट उसका ज़्यादा पैसा देगी, अगर सरकार कोई ज़मीन ले रही है तो वो बहुत कम पैसे देती है उस ज़मीन का, है ना। कोई अगर आपका ज़मीन है अगर वो सरकारी किसी योजना में जा रहा है तो वो पैसे कम मिलते हैं उसमें, जबकि मार्केट में पैसा उसका ज़्यादा मिलता। लेकिन फिर भी भाई सरकार है तो उसको लेने से आप मना नहीं कर सकते, ये बातें होती है। तो किसानों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि हमको इतना मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा, वो उनके साथ हुआ नहीं। तो वही वो किसान कह रहे हैं कि भाई जो हम लोगों ने कुर्बानी दी तो क्या कुर्बानी देने के लिए हम ही मिले थे, और भी तो बहुत लोग थे। अमीर कभी कुर्बानी नहीं देते, हमेशा कुर्बानी गरीब लोग ही देते हैं। आप अधिकतर देखिएगा कि यदि कोई अमीर व्यक्ति है और उसके ज़मीन से कोई परियोजना पास हो रही है तो परियोजना को ही चेंज करवा देगा कि नहीं अब इधर से नहीं इधर से लेके जाइए, रेलवे लाइन या रोड कुछ भी। तो लेकिन गरीब लोग तो क्या करें, मजबूर हैं। अब देखिए ये फिगर जो है ना, ये फिगर दी गई है, ये फिगर बहुत ही शानदार फिगर है। आपको इस फिगर के द्वारा लगभग सारी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी इसमें। आप यहाँ पर मैं आपको कुछ नदियाँ दिखाता हूँ जो मुख्य नदी हैं। देखिए ये है सिंधु नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। सिंधु, यहाँ पे देखिए एक सतलज कहाँ गया, देखिए यहाँ पे सतलुज नदी है, रावी है, चेनाब है, झेलम है। आप जो लोग जो हैं इसमें सब नदियाँ देख लेंगे। देखिए व्यास नदी है, भाखड़ा नांगल है परियोजना। भाखड़ा नांगल क्या है, परियोजना। देखिए टिहरी परियोजना इस यहाँ पे है, और ये किस नदी पे बनी है, तो देखिए गंगा नदी है ना ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे टिहरी परियोजना बनी है, यहाँ पे है नरोरा परियोजना यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे शारदा नदी है, घाघरा नदी है, ये सब परियोजनाएं हैं। ये देखिए जो कोटा बैराज है यहाँ पे, ये राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध है। ये किस नदी पे है, चंबल नदी पे है ना, ये चंबल है ना, चंबल नदी पे।
उसके बाद हमारा गंगा तो यहाँ से आ ही रही है। देखिए यहाँ पे गंगा नदी है, इधर सोन है, यहाँ गंडक है, फिर ये गंगा नदी आगे बढ़ती है। देखिए यहाँ पे दामोदर नदी है, यहाँ पे रिहंद परियोजना है, हीराकुंड बांध, कोनार, ये सब परियोजनाएं हैं। देखिए किसी मैप में ना परियोजना के लिए जो चित्र यूज़ किए गए रहते हैं ना वो दिया रहता है कहीं ना कहीं। ऐसे तो इसमें साफ दिख ही रहा है, इसमें तो गोल गोल कर ही दिया है ब्लैक ब्लैक। ये सब देखिए मेट्टूर परियोजना है, तुंगभद्रा परियोजना है, तुंगभद्रा नदी ये है और ये क्या है परियोजना है, ये नागार्जुन सागर बांध है ना। तो ये सब आप लोग देख लेंगे अच्छे से, सब कुछ दिख ही रहा तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बनते हैं। ये मतलब ये कहा जा रहा है कि ये दुर्भाग्य है कि जो परियोजना, जो बांध जो हैं, बांध क्यों बनाए जाते हैं, ताकि कोई भी जो है बाढ़ का पानी है उसको नियंत्रित किया जा सके और सिंचाई में मदद हो। लेकिन वही परियोजना, वही बांध जो है एक समय के बाद बाढ़ का कारण बन जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, तलछट जमा होने से। तलछट क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई डैम बनाया, ठीक है, तो डैम जिस नदी से जुड़ा हुआ है, जिस नदी पे वो डैम है, तो होगा क्या कि हिमालय से, मान लीजिए गंगा नदी पे डैम है, हिमालय से जो पानी आएगा तो उसमें क्या होता है, गाद होता है, कीचड़ होता है, मिट्टियाँ होती हैं बहुत सारी घुली हुई पानी में। तो जब वो पानी जो है वो बांध पे आती है, जहाँ आपने बांध बनाया है, जब वो बांध के पास आती है तो पानी वो अस्थिर हो जाती है, ठहर जाती है ना। पानी के ठहरने से वो मिट्टी में जितने भी गाद थे, जितनी मिट्टियाँ थी, वो सब क्या हो जाएंगी, वहीं पे बैठ जाएंगी। तो बांध की जो गहराई है, गहराई वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और बांध की गहराई जैसे जैसे कम होगा तो उस तरह से क्या होगा कि बांध का जो पानी है, जो वो डैम आपने बनाया है, उसका जो पानी है वो आसपास के क्षेत्रों में फैलना शुरू हो जाएगा। तो आसपास के क्षेत्र क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे और उससे हानि होना तय है। तो दोस्तों यही दिक्कत है कि जिस चीज़ को हम लोगों ने बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया, और वही चीज़ आज क्या हो रही है, बाढ़ का कारण बन रही है ना। तो ये हमारा क्या दुर्भाग्य है। तो देखिए वही कह रहा है कि तलछट जमा होने से क्या होता है, वो बाढ़ आने का कारण बन जाता है। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी। बांधों से जो जल छोड़ा गया था कि बांध टूट ना जाए, और जब वो जल छोड़ा गया तो वो जल जो है वो और भी क्या हो गया, खतरनाक हो गया, कि वो जो है बाढ़ का कारण बन गया। वो जल और खतरनाक, मतलब कि डैम से जल छोड़ा गया और वो जल कहीं ना कहीं तो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि धरती सोख लेगी उसको, ऐसा तो है नहीं, कहीं ना कहीं जाएगा और जहाँ जाएगा वो तबाही मचाएगा। तो जब डैम भर गए पूरे पानी से, ठीक है, तो उन्होंने डैम टूट ना जाए इसलिए डैम को खोला, तो वो पानी क्या हो गया, शहरों में, गाँव में फैल गए और कई मतलब कि गांव और शहर क्या हो गए, बर्बाद हो गए। तो देखिए ये हो गया कि वही जल क्या हो गया, विकट रूप उसने ले लिया, खतरनाक रूप ले लिया। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ, मतलब मृदा का कटाव भी हुआ। जो जान माल का नुकसान हुआ वो तो हुआ ही। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। क्या बोला, इसे फिर से ध्यान दीजिए। तलछट जो है मतलब जो उसमें मिट्टियाँ होती हैं, जो पानी है, पानी में जो मिट्टियाँ होती हैं, तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है। तलछट क्या है, एक तरह से प्राकृतिक उर्वरक है। तलछट में जो है खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए जो जिस क्षेत्र में हर साल बाढ़ आता है वहाँ की ज़मीन पे आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी और वो जलोढ़ मिट्टी जो है उपजाऊ होगी। जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, भांगर और खादर। तो जो बाढ़ ग्रसित एरिया होता है वहाँ पे हमेशा जो है आपको खादर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, और वो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, उसमें खाद की ज़रूरत आपको बहुत कम या ना पड़ती है, नहीं पड़ती। तो देखिए यहाँ पे बोला कि उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुँचती, ठीक है, बाढ़ के मैदान तक वो पहुँच ही नहीं पाती है ना।
है कि नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि जब भाई आप डैम बना दिए, जहाँ जब डैम जो नदी है, अगर नदी में ही तलछट वहीं जमा हो जाएगा तो वो तलछट मैदान में पहुंच ही नहीं पाएगा, वहाँ तो सिर्फ पानी जाएगा, है कि नहीं। तो जब वो जो उर्वरक है, जो वो मिट्टी है पानी में घुला हुआ, वो जब मैदान में पहुँच ही नहीं पाया, फील्ड में पहुँच ही नहीं पाया, खेतों में, तो वो उर्वरक भी गया, हम लोगों ने बाढ़ का मार भी झेला, मतलब हर तरह से क्या हुआ, नुकसान ही नुकसान, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने, देखिए फ्लड का एक चित्र दिया गया आप लोग को, भूकंप आने की क्या है संभावना, भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। आगे है वर्षा जल संग्रह, आगे क्या है, वर्षा जल संग्रह। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभप्रद असर और उन पर उठे विवाद के चलते वर्षा जल संग्रह तंत्र इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जो असर हैं, अलाभप्रद असर, यानी कि जो उनका जो सीमाएं हैं उनकी, या फिर उनकी जो परेशानियां, जैसे कि जो बाढ़ वगैरह आ जा रहे हैं, या कि जो समस्याएं हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बनाए जाने से, तो उसका एक विकल्प हम लोग, एक उपाय ये कर सकते हैं कि हम लोग जल संग्रह तंत्र जो है विकसित करें। और जल संग्रह तंत्र कौन सा विकसित करें, आप राजस्थान में आप पढ़ोगे 9th में या फिर 10th में या फिर इसके आगे, कि राजस्थान साइड में उधर क्या होता है कि जल संरक्षित करने के लिए, आप लोगों ने शायद पिछले कक्षा में पढ़ा होगा 8 या 7 में, कि वहाँ पे क्या होता है, घरों के ऊपर छत के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, पाइप लगा देते हैं, और वो पाइप धरती के अंदर जो है हम लोग एक टंकी बना देते हैं, आंगन में या फिर कहीं भी टंकी बना के उस टंकी में वो जो है छत का पानी स्टोर कर लेते हैं। तो उस तरह से यदि हर घर में यदि उस तरह से टंकी बना दिया जाए और पानी को स्टोर कर लिया जाए, तो वो पानी बांध में नहीं जाएगा, और जब वो पानी बांध में नहीं जाएगा तो जो बाढ़ का जो असर है वो कम हो जाएगा, है ना। जिस रूप में बाढ़ आ रहा है उस रूप में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो उसका लाभ मिलेगा हमको। तो वही कहा जा रहा है कि एक वर्षा जल संग्रह का एक तंत्र बनाया जाए, एक पूरा सिस्टम बनाया जाए, जिसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। मतलब ये एक उपाय के रूप में इसको लिया जा सकता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रह ढांचे भी पाए जाते हैं, है ना। प्राचीन काल में क्या होता है कि जल की व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी। आप हड़प्पा काल में पढ़ना, हड़प्पा जब कहीं पढ़ोगे 6 में या जहाँ भी आप लोग पढ़ो, हड़प्पा काल जब पढ़ोगे तो हड़प्पा में मतलब जल निकासी के लिए जो नाले बनाए गए थे, बहुत ही शानदार नाले थे, है ना। तो वहाँ पर उसी तरह शानदार नाले भी थे, और जल संग्रह, जल स्टोर करने का भी उनके पास बहुत अच्छा था। जो ये एक तालाब पाया गया है हड़प्पा में, वो मोहनजोदड़ो में स्नानागार, तो वो सब मतलब जल इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था था उस समय। तो लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था, उन प्राचीन लोगों को, है ना, प्राचीन भारत की बात हो रही है, उन लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान था मृदा और उनके गुणों के बारे में। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रह के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। उतना तो आज भी विकसित नहीं जितना उस समय था, है कि नहीं, क्योंकि वो भी एक विकसित सभ्यता थी। ऐसा नहीं है कि वो लोग मूर्ख थे, ऐसा नहीं है, वो एक विकसित सभ्यता थी, है कि नहीं। उनको उस समय जितने टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी वो उनके पास था। देखिए, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा, देखिए ये फिगर दिया गया है ना, हेलीकॉप्टर से लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू मतलब बचाया जा रहा है। तो हैवी रेन डाउन्स कोलकाता, ये कोलकाता में हुआ था, हैवी रेनफॉल, दैट मीन्स वर्षा हुआ था। देश के बाढ़ संभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी इकट्ठा कीजिए इकट्ठा फिर आप लोग, है ना। देखिए यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिया तो है। देखिए कुल मतलब पश्चिमी हिमालय जैसे वाहिकाएं, कुल किसको कहते हैं, पश्चिमी हिमालय को, है ना। यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा मैं देख लूँ, गुल, अच्छा गुल अथवा कुल, है ना। तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, इसको कुल या गुल कहा जाता है, पश्चिमी हिमालय में जैसे वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिमी भारत मतलब कौन सा भारत, आपको याद आ रहा है पश्चिमी भारत, देखिए ये भारत है ना, ये हिस्सा,
ये जो पश्चिमी हिस्सा है, गुजरात, कर्नाटक, ये वाला जो हिस्सा है, गोवा, महाराष्ट्र, ये पश्चिमी हिस्सा है ना। तो वही कह रहा है कि पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह, इसको यही सिस्टम है, छत वर्षा जल संग्रह का तरीका आम था। मतलब कि सब लोग यूज़ करते थे। आम मतलब वो आम है, मैंगो नहीं है ना, आम मतलब कि जनरली सब लोग वहाँ पे यही करते थे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते थे। बाढ़ जल वाहिका मतलब क्या था, नाला तरह का, एक नाली की तरह। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। मतलब कि वो लोग अपने ज़मीनों में ही गड्ढा बना लेते थे, जैसे आज कुआँ बनाया जाता है ना, कुआँ बनाया जाता है, तालाब बनाया जाता है, तो उसी तरह वो लोग बना लेते हैं गड्ढा, ताकि जब सूखा पड़े तो हम लोग उस गड्ढे से अपना सिंचाई कर लें। तो वही गड्ढा बनाया जाता था ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, सिंचाई की जा सके और संरक्षित जल को खेतों के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के लिए जैसलमेर में खादीन, क्या है, खादीन, और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। मतलब ये उन गड्ढों में जो बनाए जाते हैं ना, तो उसके वहाँ पे ये चीज़ें कही जाती है, खादीन या जोहड़, है ना। तो राजस्थान में क्या कहता है कि जो गड्ढों बनाए जाते हैं, खादीन या जोहड़। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क और शुष्क का मतलब ये हुआ, शुष्क का मतलब ये हुआ ना कि जहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है ना, अदरवाइज आपको नहीं सोचना है। शुष्क का मतलब होता है सूखा, है ना, मतलब सूखा जहाँ पे हो, तो मतलब वर्षा कम हो रही तब तो सूखा है वो क्षेत्र। तो अर्ध शुष्क मतलब कम सूखा और शुष्क मतलब ज़्यादा सूखा। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रह करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका जो है, कुआँ करते थे, है ना। हर घर में क्या होता था, टैंक होता था, उसमें उस वर्षा के जल को स्टोर कर लेते थे और वही पानी क्या करते थे, पीते थे वो लोग। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। अब देखिए टैंक के बारे में बताया जा रहा है कि टैंक कैसा होता था। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाँका था। टाँका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रह तंत्र का अभिन्न अंग है। देखिए है क्या, जो टाँका है ना, यहाँ पे जो भी घर छत वाले घर बनाते हैं, तो वो लोग टाँका बना लेते हैं ताकि जल को स्टोर किया जा सके। तो वो क्या है, यहाँ का सुविकसित छत वर्षा जो तंत्र है उसका एक अंग है कि आपको तंत्र अगर है तो आपको वो टाँका बनाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रहा था यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एक मतलब ये चीज़ तो मैथ का है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, मुझे भी बहुत समय तक नहीं पता था ये चीज़। हम लोग जो पढ़ते हैं जैसे यहाँ लिखा है 4.27, ठीक है, तो हम लोग इसको 4.27 नहीं पढ़ सकते, आप लोग ये याद रखिएगा। इसको हम लोग 4.4.27 नहीं पढ़ते, वो पढ़ने का तरीका नहीं है। इसको क्या पढ़ा जाएगा, 4.27, 27 आप नहीं पढ़ सकते। फिर वहाँ पर क्या है 4.44, मतलब 2.44, तो 2.44 पढ़ेंगे, 2.44 नहीं पढ़ेंगे। तो ये सब थोड़ा सा एक छोटी सी बात है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि नहीं। चलो, तो यहाँ तो फिगर ही फिगर है। अब देखिए फिगर को, बड़ा शानदार सा फिगर है। देखिए यहाँ पे छत में वर्षा हो रही है, यहाँ पे वर्षा स्टोर हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ये पानी ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए गड्ढा बना दिया गया है, गड्ढे में कल वो लगा दिया गया है, क्या है ये, मतलब वो नल लगा दिया गया है। अब नल के पानी से क्या हो जाएगा, ये पानी नीचे आ जाएगा। भौम जल स्तर मतलब ये देखो, ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे क्या है, यहाँ पानी है। पानी इसका जो लेवल है ना, ज़मीन के अंदर का पानी का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हैंडपम्प के माध्यम से पुनर्भरण, इसी को कहते हैं जल का पुनर्भरण, है ना, जल का पुनर्भरण इसी को कहते हैं कि जल को जो है, जो जल स्तर है ज़मीन के अंदर का, उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके। अब देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हाँ यहाँ पर वो स्टोर कर रहे हैं कि नहीं। देखिए बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण, यहाँ पे कुएं के माध्यम से पुनर्भरण हो रहा है, और यहाँ पे किसके माध्यम से, हैंडपम्प के माध्यम से पुनर्भरण हो रहा है। तब जैसे चाहे कर सकते हैं। देखिए पीवीसी से पाइप, जैसे कि पीवीसी होता है ना, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक केमिकल होता है जिससे कि पाइप बनता है ना। देखिए पीवीसी पाइप इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है, मतलब उसी के बारे में बताया गया है, आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें कोई ये नहीं है, बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ना। तो
हिस्सा होता है। तो इसका पहले देख लेते हैं क्या ख़त्म हुआ था कहाँ पे। हाँ, तो देखिए, सुविकसित छत्र वर्षा जल संग्रह तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है। क्या होता है? अभिन्न हिस्सा होता है। मतलब जहाँ पे सुविकसित छत्र जल संग्रह है तो वहाँ पे वो कुआं होगा ही, हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। आप लोग पीछे देखा फिगर में, छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था। मतलब पहली बार जो वर्षा होता था उससे हम लोग टंकी साफ़ कर लेते थे। उसके बाद जितने वर्षा होते थे सबका पानी हम लोग संग्रह करते थे और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। मतलब पहले वर्षा का जो जल होता था उसको संग्रहित नहीं किया जाता था, उससे टंकी साफ़ कर लिया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था, उसके बाद मतलब स्टोर कर लेते थे। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। मतलब वो जो है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में जो पानी कमी हो जाती है तो उस समय इसका वो लोग प्रयोग करते थे इस जल का। वर्षा जल अथवा पालर पानी, क्या है? पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। मतलब उन क्षेत्रों में जो टंकी का पानी होता है उसको क्या कहते हैं? वर्षा जल कहते हैं या तो पालर पानी कहते हैं। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। वर्षा को क्या कहता है? प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप, क्योंकि वर्षा जल में कोई मिलावट नहीं होता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि कुछ घरों में क्या होता था कि जैसे टांका जहाँ टंकी बना, टंकी बगल में एक कमरा बना लिया, एक रूम बना लिया, और क्या करते थे कि गर्मी में उसी रूम में सोते थे। तो के आसपास चूँकि पानी ही पानी है तो वो रूम क्या होता था? ठंडा रहता था। तो उसके कारण वो रूम बनाते थे और रूम में ही रहते भी थे। चलिए आगे देखते हैं। यह दुख की बात है कि आज पश्चिम राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। मतलब जब से इंदिरा गांधी नहर बना और 12 मास अब पानी उपलब्ध होने लगा तो ये जो नीति थी, जो सिस्टम था, वो पूरा ख़त्म होते जा रहा है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है, इसलिए वो टांके अभी भी मतलब बनाए रखे हैं। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जल संग्रह और संग्रह का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथुर, एक सुदूर गांव मतलब सुदूर मतलब दूर गांव जहाँ इसका नाम क्या है? गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घरों में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था, और इस गांव ने वर्षा और जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। मतलब इस गांव ने क्या है, उस गांव के लगभग 200 घरों में जो है सभी घरों में क्या किया गया, मतलब वही जो छत वाला सिस्टम है वो बना दिया गया, और इस गांव ने क्या किया, ख्याति प्राप्त की कि जल संपन्न गांव, मतलब ये इस गांव को जो है घोषित कर दिया गया पूरे देश में कि ये एकमात्र गांव जो है पूरी तरह से जल संपन्न है। इस गांव को जल देने की आवश्यकता नहीं है। इस गांव में हर व्यक्ति अपना जल स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये उनको एक नाम मिला, सम्मान मिला। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रह ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। इस गांव में हर वर्षा लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इस तरह से ये बनाया गया है ना। देखिए पानी नीचे आया है, फिर यहाँ पे टंकी में स्टोरेज को किया जाएगा, इसके नीचे हो सकता है टंकी होगा। कहता है कि छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामीण प्रचलित था। थार मतलब थार मरुस्थल जो है ना, थार मरुस्थल जो है राजस्थान में, तो वहाँ के हर घर में ये प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है, उसे पाइप द्वारा भूमिगत टांका में अंदर ले जाते हैं। भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग जो है वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टांका में
चला जाता है। आप कहाँ छेद है, देखिए इधर ही छेद बना हुआ है कहीं पे, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे पड़ोसी घर से जो है पाइप निकल रहा है और यहाँ पे छेद में गिरेगा और इससे क्या हो जाएगा, जल भर जाएगा नीचे। ठीक है, आगे देखते हैं बांस ड्रिप सिंचाई। देखिए ये बांस ड्रिप सिंचाई है, आप उसको पढ़ लेंगे। ये बांस के द्वारा जो है सिंचाई होती है। ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद करके, है ना, बूंद बूंद करके, मतलब आप ऐसा समझिए कम मात्रा में, मतलब सिंचाई तो होती है, ऐसा नहीं कि मोटर की तरह पानी देगा, ऐसा नहीं होता है, कम मात्रा में देता है, लेकिन ये बांस के द्वारा वो लोग पाइप बना देते हैं इस तरह से। देखिए पढ़ ही लेते हैं क्या दिक्कत है, चलिए। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्षों पुरानी विधि प्रचलित है। ये विधि कितनी वर्ष पुरानी है, 200 वर्ष पुरानी है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है। 18 देखिए क्या रहा है, लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी, मतलब सिंचाई के लिए जो पानी है बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अतः अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। मतलब इस तरह से बहुत कम मात्रा में जो है, देखिए 1 मिनट में कितना 80 बूंद गिरेगा, तो इस तरह से जो है किया जाता है। देखिए ये सब ऐसे जोड़ जोड़ के देखिए, ये सब बांस है ना, ये देखिए बांस को बीच से काट दिया तो वो पाइप की तरह बन गया। देखिए ये दिखा रहा है कि पहाड़ी शिखरों पर सदा निरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंच जाता है ना। जहाँ झरना होते हैं, जैसे पहाड़ों पे झरने होते हैं, झरनों से पाइप ला करके नीचे जो है ज़मीनों की सिंचाई की जाती है वहाँ पे। आप लोग अब इसको पढ़ लीजिएगा, चित्र 3 क्या है, नहीं आपको दिख तो रहे क्या है। देखिए इस तरह से ये जो है बांस को पाइप बना दिया है। आगे है 10 भाइयों के साथ यहाँ संग्रह दक्षता 80%। ये क्या था, अच्छा ये वो गांव के बारे में था ना, यहाँ पे हमने छोड़ा था कि 1000 मिलीलीटर जो है वर्षा होती है, उस गांव के बारे में कहा जा रहा है। और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रह क्षमता 80% है। मतलब जितना उस गांव में वर्षा जितना होता है उस पूरे पानी का 80% लोग यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग कितना है 1 करोड़ लीटर जल एकत्रित किया जाता है 200 घरों में। मतलब सब मिला दे तो 1 करोड़ लीटर जल जो है संग्रहित होता है। तो देखिए इसी के साथ हमारा ये पूरा जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है ख़त्म हो गया। अब आया अभ्यास प्रश्न, जो कि अभ्यास करना है आप लोगों को, है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग चैप्टर जब पढ़ते हैं ना, तो ये वीडियो जो है ना ऐसे मत देखा कीजिए कि आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, नहीं ऐसे मत देखिए। आप क्या कीजिए, एक पेन पेंसिल अपने पास ले लीजिए, पेन या कलम ले लीजिए, सॉरी बुक या कलम ले लीजिए, एक कॉपी कलम, मैं क्या बोल रहा हूँ, बुक बोल रहा हूँ, कॉपी कलम ले लीजिए, ठीक है। और जो चीज़ें आपको, जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, आपको जहाँ लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपने पढ़ा टिहरी बांध कहाँ है, भाखड़ा नांगल कहाँ है, दामोदर नदी घाटी कहाँ पे, आप उस चित्र में देखें आप लोगों ने, ठीक है। और आपने जैसे देखा कि छत वर्षा जल संग्रह परियोजना है, शुरू की गई थी, तो ये परियोजना क्या था, इसको कहाँ शुरू किया गया था, और चीज़ें जो आपने बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखी। तो लोग अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो पढ़ तो लेते हैं। देखिए मैं इस चैप्टर को यदि इतने विस्तार से पढ़ा रहा हूँ तो इसका रीज़न क्या है, आप लोग समझ रहे हैं। रीज़न यही है कि बच्चे को हर एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। ये जो इम्पोर्टेंस है इसका नहीं, वो आपको अभी पता नहीं चलेगा। अभी आपको लग रहा हो कि दो है, ठीक है पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पता है नहीं है ना, पास तो हो ही जाएंगे कैसे भी। दोस्तों अब वो ज़माना चला गया, जो हम लोग पास हो जाते थे कैसे भी ना, वो ज़माना चला गया। और अब वैसे बच्चों की कहीं ज़रूरत नहीं है। वैसे यदि आप पढ़ के आप पीएचडी भी कर लीजिएगा ना उस तरह से पढ़ के, तो कोई फ़ायदा नहीं होगी। कोई भी कंपनी बिना आपके इंटरव्यू के अब नहीं लेती है, और इंटरव्यू में आपका ज्ञान ही काम आएगा। आप चाहे डिग्री आपके पास कितनी भी हो, आपको मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं लेगी। और सरकारी कंपनियों में सरकारी जो जॉब मिलती हैं वो इतनी है नहीं कि हर एक व्यक्ति को दी जा सके। वो अलग बात है कि आँख मूंदे हम लोग सब सरकारी नौकरी में भिड़े हुए हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगी ही, है ना। तो
चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। सामाजिक विज्ञान यही होता है कि आपको आपके समाज के बारे में, आपके समाज की समस्याओं के बारे में और उन समस्याओं के समाधान के बारे में आपको बताया जाए, ताकि आप संसाधनों का, जो आपके पास संसाधन है उसका बेहतर तरीके से प्रयोग कीजिए। बहुत लोगों को तो पता नहीं होता कि संसाधन होता क्या है, जबकि मैंने आप लोगों को जो पहला चैप्टर था उसमें संसाधन और विकास, उसमें बहुत अच्छे से आपको मतलब बहुत देर तक मैंने उस चैप्टर में बहुत चीज़ों को रिपीट किया, इसलिए वो चैप्टर 2.5 घंटे के लगभग हो गई है। वो चैप्टर 2.5 घंटे दोस्तों बोलते रहना आसान बात नहीं है कि नहीं। तो यही मेरा कहने का अर्थ है कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन आंसर खुद करने का प्रयास कीजिए, है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, उसका आंसर नहीं मिल रहा है ना, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद चैप्टर को फिर से देखिए, या फिर आप कहीं आपके पास बुक होगा तो बुक से फिर से एक सरसरी निगाहों से फटाफट देख लीजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको पॉइंट मिल जाएगा, है ना। और तब भी नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेट का सहारा लीजिए और क्वेश्चन को लिख लीजिए। आपके पास पूरी तरह से एक फेयर नोट्स होना चाहिए, एक पूरा तरह से हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाइएगा एग्ज़ाम में, है कि नहीं। क्योंकि आपके पास यदि क्वेश्चन आप नहीं लिखिएगा सारा और आपको याद नहीं हुआ क्वेश्चन आंसर, तो आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाइएगा, है नहीं। क्वेश्चन आंसर शॉर्ट में ही लिखिए, आपको चलेगा, क्योंकि आपको ध्यान में रहना चाहिए। जो चीज़ आपने पढ़ा आपको ध्यान में रहना चाहिए। आप बुक हर बार नहीं पढ़ सकते, और नहीं अगर पढ़ सकते तो बहुत अच्छी बात है। आप यदि 3, 4, 5 बार 10 बार ये बुक पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ याद नहीं रहेगा, और सिर्फ यही तो नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। तो आपको ये चाहिए कि आप जब बुक पढ़ें तो उसका एक छोटा नोट्स बना लें, हर प्रश्न को उसका आंसर लिख लें अपने समझने के लिए, और आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप 2 लाइन को 4 लाइन में, 5 लाइन में, 10 लाइन में बदल सकें, है कि नहीं। और नहीं तो आप आंसर ही अच्छे से लिख लें और फिर उसको जो है ये कर लें, अपने फेयर बुक में ही कर लें, ताकि आपको रिवीजन कर सके आप उसको, है कि नहीं। रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा सब चीज़ धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप इसी के साथ जो है हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ जी। देखिए, दिया गया नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों और जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। मतलब क्या जल से प्रभावित है और क्या जल से प्रभावित नहीं है। जैसे अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र तो जल से प्रभावित होंगे, तो निश्चित रूप से भाई वर्षा अधिक हो रहा है तो जल से प्रभावित होगा ही। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र वो भी होंगे। अधिक वर्षा परंतु अत्यधिक प्रदूषण जल क्षेत्र, यहाँ पे पानी की कमी से जो प्रभावित होंगे, यहाँ वर्षा से प्रभावित नहीं होंगे। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, तो इस तरह से जो है आपको विचार करना है कि वो क्या कह रहा है और हमने क्या पढ़ा है और हमने क्या देखा है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए, इसी के साथ जो है हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आप लोग को इसी तरह से लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे, और हर वीडियो आपका सेटिस्फैक्शन वाला होगा। आपको हर चीज़ें इतनी डीप तरह का, इतनी अच्छी तरीके से बताई जाएगी कि आपको हर एक चीज़ जो है याद हो जाएगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में जो चीज़ आ गया तो वो याद करना नहीं पड़ता है उसे। तो चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदाई लेते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।